तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इट ऑल डिपेंड ऑन व्हेन यू आर सीइंग दिस वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में। ये हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th के फिजिक्स के ऊपर और फर्स्ट चैप्टर है फोर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फोर्स। फोर्स होता क्या है। बेसिकली किसी भी चीज़ का पुश या पुल को हम लोग फोर्स कर रहे हैं। इस चीज़ को और मैं ऐसे रख के और मैं इसे पुश करूँगा या पुल करूँगा तो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो फोर्स बेसिकली फोर्स का आप सबको पता है ऐसा यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन इज ऐसा यूनिट फोर्स, क्योंकि फोर्स का जो जितने हमारे लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। अब इससे पहले हम लोग जो नए टॉपिक पे जाए जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, इससे पहले हम लोग दो टॉपिक्स जानेंगे। वो होता है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। बेसिकली ये दो मोशन होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कहाँ पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो बॉडी है वो किस तरह से मूव कर रहा है। लीनियर मोशन में जब भी फोर्स अप्लाई होगा किसी बॉडी पे तो वो सीधा मूव करेगा, और वहीं इस जहाँ फिर रोटेशनल मोशन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन से कि बॉडी जो है रोटेट कर रहा है, और बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन हो रहा है। बॉडी सीधा मूव कर रहा है तो लीनियर मोशन हो रहा है। समझ आइए। तब हम जो मेन टॉपिक पे हैं उस पे जाते हैं, जो है मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। So what is moment of force या torque? The turning effect on the body about the axis is due to the moment of force. Like ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया ये टर्न कर रहा है। तो ये जो दो फोर्स के अप्लाई से जो बॉडी टर्न कर रहा है वो उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो इस टॉर्क पे दो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। एक होता है जैसे क्योंकि फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना ज़्यादा जोर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन जिस लाइन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उस लाइन का उस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो दो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं टॉर्क के, फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। कौन से दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है ऑफ फोर्स, और दूसरा क्या है? दूसरा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द पॉइंट टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी। लाइक जिस इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये इसका एक्सिस है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो इससे हम लोग को पता चलेगा इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, ये निकालेंगे। सिंपल सी बात है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हमने क्या सीखा था? न्यूटन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। सिंपल बात है। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क होगा न्यूटन मीटर। अब हम लोग इसका केजीएफ यूनिट और सीजीएस यूनिट जो होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्या होना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में। एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन इस तरह से होगा और मूवमेंट ऐसे होगा तो उसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बेसिकली अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स आ रहा है ये, और आप तो इस तरह से मार रहे हो, आप इधर से फोर्स किया आपकी तरफ ही आ रहा है तो क्लॉकवाइज हो जाता है। इन दोनों को हम लोग बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव के डायरेक्शन में डालते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे न्यूटन फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग डायरेक्शंस भी देखते हैं, इसलिए इस जगह पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अब हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे टॉर्क के बारे में। सो कॉमन एग्जांपल्स अगर हम जानना चाहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी डायरेक्शन एग्जांपल तो हमारा दरवाजा हो गया। जब भी आप दरवाजा खोलते हो एक पॉइंट ऑफ एक्सिस होता है, आप इस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो खुलता है, क्योंकि हमारे जो टॉर्क है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जितना ज़्यादा हम डायरेक्शन बढ़ाएंगे उतना हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसी लॉजिक से जितने भी डिवाइस डिफरेंट बनते हैं इसी लॉजिक पे बनते हैं। आपने कभी साइकिल चलाया होगा या फिर आपने कभी गाड़ी चलाया होगा। गाड़ी हम स्टीयरिंग पे कितना फोर्स हमें कम देना पड़ता है ताकि हम अपने आगे वाले चक्कर को घुमा सकें। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन होता है, जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच, वो ज़्यादा हमने कर दिया है। तो ये हमारे
ट्रेड ऑफ होता है, आइदर हम डिस्टेंस बड़ा कर दें तो हमें फोर्स कम करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा करने के लिए हम डिस्टेंस कम कर देते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कपल की। ऑब्वियसली वो कपल नहीं है जो आपके कॉलेज स्कूल में रहता है हाथ पकड़ के, हम लोग सिंगल लोग हैं। तो हमारे लिए जो कपल है ये है कि टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन इज कपल। लाइक दो फोर्सेज हैं, दो पैरेलल फोर्सेज हैं, इधर पे देख लीजिए, ये दोनों पैरेलल फोर्सेज हैं, दोनों सेम लाइन में एक्ट नहीं कर रही है, एक नीचे कर रहा है एक ऊपर कर रहा है, तो एक ये बनाते हैं कपल। और कपल हमेशा रोटेशन मोशन फॉलो बना देती है। लाइक ये एक बॉडी है, मैं दोनों तरफ से इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक इस पे एक इधर पे। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं मोबाइल से दिखाता हूँ। इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक इस साइड से, दोनों साइड से मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये एक रोटेशनल मोशन बना देगी। एक एक्सिस फिक्स्ड एक्सिस है, मैंने इधर से दोनों जगह से फोर्स अप्लाई किया इक्वल, तो एक रोटेशन मोशन बना दी। यही कपल होता है। कपल का एग्जांपल आप सब जगह देख सकते हैं। नल जब भी हम नल खोलते हैं तो इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक रोटेशन मोशन होता है। चाबी जब हम ताले खोलते हैं तो रोटेशन मोशन होता है। एंड देयर आर मोर देन दैट। इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला है आइदर फोर्सेज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। लाइक इन दोनों में से कोई एक फोर्स का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों फोर्सेज इक्वल है, तो हम इसका लें या फिर इसका लें। जो चेंजेस आएगा वो डायरेक्शन पे आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपको इतना दूर तक नहीं जाना है, और आप 11th में जाएंगे तो आपको समझ आएगा वेक्टर और स्केलर का मेन डिफरेंस। इधर पे जान लीजिए कि जो आइदर फोर्सेस का हमारा मैग्नीट्यूड होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो इसका यूनिट क्या होगा तो इजीली आपको भी पता होगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है, न्यूटन होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। हमारे यूनिवर्स को बचाता है, या फिर किसी यूनिवर्स में कहीं पे भी हमें इक्विलिब्रियम की बहुत ज़रूरत होती है। इक्विलिब्रियम बेसिकली ये होता है कि किसी बॉडी में एक बॉडी है, इधर से फोर्स आ रहा है, इधर से फोर्स आ रहा है, इधर से भी फोर्स आ रहा है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। अब मान लो ये फोर्स इसे कहाँ पे, इस बॉडी को कहाँ पे ढकेलेगा, नीचे की तरफ ढकेलेगा। ये फोर्स इसको इधर पे ढकेलना चाहेगा, और ये वाला फोर्स इसको ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा। तीनों फोर्सेस के डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग है, सिंपल। तो मान लो जितनी भी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही है, लेकिन इस बॉडी को कुछ मूव नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जितने फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और हम सम करें एक्सक्लूडिंग द डायरेक्शन सेम हो रहा है, तो बॉडी मूव नहीं होगी। तो एक बॉडी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। इसे हम और अच्छे से समझें तो मान लो एक स्टेशनरी बॉडी है, रेस्ट पे है, एक बक्सा है, इसे इधर से आप पुश कर रहे हो, इधर से आपका भाई पुश कर रहा है, F1 फोर्स से कर रहा है, ये F2 से है। अब मान लो F2 ज़्यादा हुआ F1 से, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, इस साइड होगा। और F1 ज़्यादा हुआ F2 से, तो डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। अब लेकिन F1 F2 जितना ही हो गया, तो ये बॉडी कहाँ पर रहेगी, रेस्ट की रेस्ट में रहेगी। इसलिए इसे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस केस में और कोई बॉडी रेस्ट पे है और इस पे किसी भी फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, तो वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। इसका ही उल्टा एक होता है कि मान लो एक बॉडी है, सिमिलर मोशन में है, वी मोशन पे है, और इस जगह एक वी मोशन पे है। इधर से आपने एक फोर्स अप्लाई किया F1, और इधर से दूसरे आपके भाई ने अप्लाई किया F2। अब मान लो कि F1 F2 से ज़्यादा हुआ, तो इस बॉडी का जो मोशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वो चेंज होगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। मान लो F2 अगर F1 से ज़्यादा है, तो बॉडी जो होगी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो वेलोसिटी जो है कम होगा, डीएक्सेलरेट हो जाएगा। लेकिन मान लो दोनों ही फोर्सेस सेम है, सेम डायरेक्शन F1 F2 के बराबर हो गया, तो ये बॉडी का जो वेलोसिटी है बरकरार रहेगा। मोशन में भले ही रहेगा, लेकिन जिस स्पीड में, जिस वेलोसिटी में वो मूव कर रहा था, उसी वेलोसिटी में मूव करेगा। तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ आ गया? इक्विलिब्रियम से और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी से अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को समझेंगे इस इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से।
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये बोलता है कि जो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट है इक्वल है। इससे ये होगा कि मान लो एक बॉडी इस साइड घूमना चाह रहा है फोर्स से, एक बॉडी इस साइड घूमना चाह रहा है, दोनों सेम रहेगा तो बॉडी जो है वो जिस पोजीशन पे रेस्ट पे है उसी रेस्ट पे रहेगा, अपने एक्सिस से वो रोटेट नहीं करेगा। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to sum of anti-clockwise movement। अब इससे हमारा जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म हो गया। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये क्वेश्चन है कि मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 व्हाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब एक मैकेनिक है 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है एक किसी भी नट को खोलने के लिए, और इस लीवर का जो डायरेक्शन लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। नट खोलने के लिए ऑब्वियसली हम पाना यूज़ करते हैं, तो मान लेते हैं पानी का लेंथ 40 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट टू ओपन इट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ ओनली 50 न्यूटन। मतलब फोर्स, और मान लो इसको बस 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है तो कितना लंबा इस पाना का होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, जब हमने मोमेंट ऑफ या फिर टॉर्क का जो फंडामेंटल हमने पढ़ा था, हमने पता चला था कि जितना बड़ा जितना लेंथ होगा उतना कम फोर्स होगा, तो इसे ज़्यादा बड़ा चाहिए। ऑब्वियस से बात है, हमारा आंसर जो होना चाहिए 40 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ये दिमाग में हमें आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केस में हम इसका मोमेंट या फिर टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो इधर पे फोर्स है 150 न्यूटन और लेंथ है 40 सेंटीमीटर। सबको हम ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, 0.4 मीटर कर दिए, 0.04 होगा या फिर 0.04 होगा। ऑब्वियस सी बात है 0.4 ही होगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका टॉर्क कितना होगा? टॉर्क हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम मान लेते हैं जो लेंथ है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L, यानी 150 इंटू 0.4। तो इसका आंसर जो वो होगा अराउंड 60 न्यूटन मीटर। ये हुआ टॉर्क जो इनिशियली चाहिए इस नट को खोलने के लिए। मतलब अगर 50 न्यूटन फोर्स भी लगाया तो इसे टॉर्क तो सिमिलर ही चाहिए। तो टॉर्क जो होगा इस क्वेश्चन में कांस्टेंट रहेगा। तो हम सेकंड केस में देखते हैं जहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट ही है। इधर पे F1 फोर्स लगा है, मान लेते हैं F2 फोर्स है और L हमें निकालना है, L2 निकालना है, L1। तो इस जगह पे केस में टॉर्क सेम होगा 60 न्यूटन मीटर ही होगा। F2 इधर पे 50 दिया हुआ है और लेंथ हमें निकालना है। सिंपल सी बात है, L2 को कर दो, 60 डिवाइडेड बाई 50 कटेगा 6/5 यानी अराउंड 1.2 मीटर। यानी इसे 1.2 मीटर्स का एक पाना चाहिए, इतना लंबा पाना होगा इसके पास, तो ये कम फोर्स लगा के उस नट को खोल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था, यही क्वेश्चन है। और जितने क्वेश्चन आपको डाउट में होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इस टॉपिक को रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस चैप्टर को पढ़ने का प्रीरिक्विजिट है कि आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लें। और तो वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था फोर्स के बारे में पढ़ा था, और मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। मुझे पता है शायद आप लोगों ने रिवाइज किया हो, इसलिए हम इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली जब भी आप चलते होंगे या फिर कभी चलते चलते आप कभी गिर गए होंगे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक ये ऑब्जेक्ट मैं इधर पर रखा हूँ, ये गिर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, गिर क्यों रहा है, ये सारे सवालों का जवाब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मिलता है। तो लाइक हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी ऐड करती है पैरेलली। ये एक ऑब्जेक्ट है, पैरेलली सारे जहाँ पे ग्रेविटी ऐड कर रही है, W1 W2 W3 W4 W5 W6 मान लेते हैं। अब इधर पे एक W ऐड हो रहा है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6। ये जो W है वो किसी भी बॉडी के सेंटर में होने वाला जो ग्रेविटी का असर है वो बताते हैं। वो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ बिकम जीरो देन अ बॉडी इज स्टेबल। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली वही होता है
it is a point of a body about which all the algebraic moment of weight on a particular body is zero. मतलब जितने भी सारे मोमेंट, जितने भी ग्रेविटी इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में आके वो जीरो बन जाते हैं. इसीलिए इस पॉइंट को, इस बॉडी का एक पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही फोर्स लगने से एक बॉडी स्टेबल रहता है और वो गिरता नहीं है. इसमें हम लोग को 3-4 बातें याद रखनी पड़ेंगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने से. पहला ये होता है कि द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ इट्स बॉडी. मतलब किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके शेप पे डिपेंड करता है. लाइक एक रॉड का मिडिल में रहेगा, हम एक रिंग पकड़ लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर पे पड़ेगा. तो हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके शेप पे डिपेंड करता है. दूसरा पॉइंट होता है कि हम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी पे ही पड़े. लाइक अगर हम किसी रिंग का देखते हैं, एक होलो रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में पड़ेगा, इस बॉडी के ऊपर पड़ ही नहीं रहा है. तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर ही पड़े. और तीसरा जो बात होता है वो होता है कि बाय कंसेप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑफ अ बॉडी वेट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पर्टिकुलर of a weight at its center of gravity. So अभी हम लोग सीखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर एक रेगुलर ऑब्जेक्ट का कहाँ होता है. लाइक रॉड का इसका सेंटर पे रहेगा, डायगोनली जो सेंटर है वो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. एक सर्कुलर डिस्क का इसका सेंटर ऑफ रिंग रहेगा, सेंटर ऑफ रेडियस जो रहता है वो रहेगा सेंटर ऑफ सर्कुलर. एक सिलेंडर का इसका सेंटर रहेगा, जो हम लोग डायगोनली इसका सिलेंडर का कोई सेंटर होगा वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. किसी भी लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना का होगा, इसके जो डायगोनल्स होंगे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जहाँ पे बनेगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा. एक होलो कॉन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो h/4 पे रहेगा. हाइट अगर इस होलो कॉन का h है तो h/4 पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा. किसी भी रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे रहेगा. तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर लेमिना कैसे निकालें. रेगुलर का बॉडी का तो हमें पता होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, बट किसी भी इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है इसके निकालने का एक तरीका होता है. लाइक पकड़ लेते हैं ये एक इरेगुलर बॉडी है, इसके हम 3 होल करेंगे, ए बी और सी. ए बी सी पे होल करेंगे, फिर ए होल पे इस बॉडी को लटका देंगे. जब बॉडी लटकेगा तो बॉडी मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा. जिस पॉइंट में आके रेस्ट करेगा उस पॉइंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको डी हम लोग मार्क करेंगे. सिमिलरली हम बी पे करेंगे, सिमिलरली हम सी पे भी करेंगे. और ई पॉइंट पे मान लो कि ऑसिलेट होना बंद किया सी बी पे, और सी पॉइंट पे जब होल्ड किए तो ऑसिलेट एफ पे बंद किया. तो ज्योमेट्रिक जो लेंथ कम रहेगा, जो सबसे कम रहेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सबसे नियर रहेगा उसी को हम लोग, और ज्योमेट्रिक सेंटर से जो सबसे नियर रहेगा उस पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मान लेंगे. लाइक ए बी और सी में से बी ई, इफ बी ई जो है वो लेस देन है सी एफ, लेस देन है ए डी, तो बी ई जो पॉइंट है, बी पॉइंट को हम इसका सेंटर ऑफ COG पकड़ लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पकड़ लेंगे. इस पॉइंट पे बॉडी स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जो होगा सर्कुलर लीनियर मोशन. तो अभी हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. लाइक बॉडी ए, कोई बॉडी है जो डायरेक्शन ए में मूव कर रही है, फिर डायरेक्शन बी में गई, फिर डायरेक्शन सी में गई, फिर डायरेक्शन डी में गई. एक ही सेम बॉडी है, यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है, लेकिन जब भी यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. क्योंकि हमें पता है स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तब जब भी इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सेलरेटिंग मोशन में रहेगा, क्योंकि इसका एट अ टाइम डायरेक्शन चेंज हो रहा है. हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन जो टेंजेंट टू द सर्कल हो रहा है, इससे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेटिंग मोशन में आता है. इसलिए कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो स्पीड का कांस्टेंट ही क्यों ना हो, बट क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसे हम एक्सेलरेटिंग मोशन बोलते हैं. जो सेम केस हम लोग यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में देखें तो वो डायरेक्शन सेम रहता है, इसलिए वो अनएक्सेलरेटिंग रहता है, एक्सेलरेटिंग नहीं होता. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में. सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटिंग रहता है और लीनियर मोशन एक्सेलरेटिंग नहीं रहता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स. वो है सेंट्रीपिटल फोर्स.
सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स बेसिकली होता क्या है? वो एक कोई भी फोर्स है जो एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है एक सर्कुलर मोशन में, इसको घुमाने के लिए, मूविंग इन सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी भी कोई भी एक बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है, एक सा सेंटर है, बॉडी मूव कर रहा है, इधर पे मूव कर रहा है, फिर इधर गया, तो एक फोर्स एक्ट करता है इस बॉडी पे जो इसके सेंटर के अंदर रहता है, और इसके कारण ये होता है कि बॉडी जो है मूव करते करते बाहर नहीं चल जाता है, ये सेंटर में ही डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल हमें देखने को मिलता है एटम्स में। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो एटम, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करते रहते हैं, सर्कुलर मोशन में, क्योंकि जब सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को भीतर की तरफ खींचता है, इसलिए वो जब रोटेट कर रहे हैं तो बाहर नहीं जा रहे, वो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। और सेकंड एग्जांपल हमें देखना है तो बहुत ही फेमस है, वो है हमारे सोलर सिस्टम का। सन हमारे बीच में है और सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द है। मान लो जब अर्थ है, सभी एक रोटेशनल सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, बट क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, इसलिए ये सारे प्लैनेट बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो ये बहुत ही प्राइम एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? बहुत लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक ऐसा फोर्स मानते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स को अपोज करने के लिए बना है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। एक फोर्स एज्यूम किया जाता है बाय द ऑब्जर्वर विद द बॉडी टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन away from the center of gravity, away from the center of circular motion. Like आपने कभी मेरी गो राउंड या फिर किसी भी जोड़े पे ट्रैवल किया होगा, इधर पे आप ट्रैवल कर रहे हो, ये इस तरह से घूमता रहता है, और आप मान लो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं लगा होगा और आप मिडिल में होगे कि वो बॉडी जब घूम रही है ये बाहर की तरफ भी जा रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली ये होता है कि कोई भी बॉडी अब घूम रही है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सिर्फ इधर की तरफ खींच रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इससे बाहर की तरफ फेंक रहा है। बट वो डिपेंड प्रॉपरली करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ है, डायरेक्शन ऑफ आप ऑब्जर्वर कहाँ है। मान लो कोई ऑब्जर्वर बाहर है तो इसे क्या दिखेगा? इसे तो दिखेगा नॉर्मली इस तरह से घूमे, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखेगा। बट मान लो वही ऑब्जर्वर बीच में है, यानी इस मेरी गो राउंड के सेंटर में है, तब उसे दिखेगा कि ये जो बॉल है या फिर कोई भी है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ये बेसिकली फुल्ली एक फिक्टिशियस फोर्स होता है जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट जो बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है, आपका बॉडी के साथ ऑब्जर्व तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से दिखेगा, और बॉडी के बाहर हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंटली दिखेगा। और ये बेसिकली इसलिए हम लोग डिजाइन करते हैं कि फोर्स ऑफ टेंशन को जो है वो जो सेंटर पे एक्ट कर रहा है उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सके। लाइक और कोई भी बॉडी है, इधर पे एक सेंटर से हम लोग इस बॉडी को झुला दिए हैं, ये बॉडी घूम रहा है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है भीतर की तरफ, बट इसका जो टेंशन फोर्स है वो भी तो एक्ट कर रहा है बाहर की तरफ। अब मान लो ये बॉडी कट गया है, स्ट्रिंग इसके सिर्फ कट गया, तो बॉडी क्या होगा? डायरेक्टली इस मोशन पे जाके इधर से बाहर निकलेगा, क्योंकि एक और इसको ही डिफाइन करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं कि बॉडी का खुद का भी तो फोर्स होता है जो इसे बाहर की तरफ निकालता है, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस पर डिफाइन करते हैं। तो इधर पे अब एट द एंड ऑफ द डे हमने पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, और उसी नॉलेज को लेके हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेसिक डिफरेंस पर समझा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि वर्क पावर एनर्जी पे हम नेक्स्ट जाएंगे, इसी फोर्स की नॉलेज को लेते हुए, और ये इसको अच्छे से समझेंगे।